reduction in such a manner that there is no taxpayers abide and the total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. संख्या 11 5 मिनट घड़ी की सुई का विशेष ध्यान रखने का माननीय। धन्यवाद सभापति महोदय। कभी सुदामा पाटिल धूमिल जी ने कहा था कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो केवल रोटी से खेलता है। वो तीसरा आदमी कौन है? हमारे देश की संसद मौन है। संसद महोदय, वो क्या दिन थे जब बजट पेश होता था तो शहर की सड़कें ठहर जाया करती थी, पूरा देश धड़कने रोककर वित्त मंत्री जी को सुना करता था। अफसोस, अब बजट पेश हो जाता है और मीडिया चैनल सरकार का महिमा मंडन करते हैं और बेचारी जनता बजट के आंकड़ों के शब्द जाल में उलझी महीनों बाद ये समझ पाती है कि हमारा तो फिर से कट गया। अभी इसी का एक मैं उदाहरण देना चाहूंगी, जैसे कि हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर जी ने कहा कि नो टैक्स अप टू 12 है। यदि मैं इसे थोड़ा और गहराई से समझाऊं तो ये टैक्स डिडक्शन ही है, यानी कि सपोज आपकी सालाना इनकम 15 लाख है और 12 लाख का टैक्स डिडक्शन है, तो 15 घटा 12 3 लाख। अब सिर्फ उस 3 लाख पर टैक्स लगेगा, परंतु ये वो नहीं है, ये सिर्फ टैक्स रिबेट है, एक टाइप का डिस्काउंट है। यानी कि जब तक आपकी इनकम 15 लाख है, नो टैक्स। जैसे ही आप 15 लाख से 1000 रुपये भी ज्यादा कमाते हैं तो पूरे 12 लाख की स्लैब्स के अनुसार टैक्स लगेगा। और एक बात और, इसमें वो इक्विटीज नहीं है कि जैसे कोई सोना बेचा, कोई शेयर्स बेचे, कोई जमीन बेचे, तो उससे जो मुनाफा होगा उस पर जो टैक्स लगेगा वो इस 12 लाख में नहीं आएगा, उस पर आपको अलग से टैक्स देना पड़ेगा। तो मैं इस संसद में खड़ी होकर कैपिटल लेटर्स में ये कहना चाहूंगी कि इन इंडिया वी पे टैक्सेस लाइक इंग्लैंड टू गेट अ सर्विस लाइक सोमालिया। संसद महोदय, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी से ये पूछना चाहूंगी कि इस बजट में गरीबों के लिए क्या है? कुछ नहीं। इस बजट में महिलाओं के लिए क्या है? कुछ नहीं। इस बजट में महीनों से छत तलाश रहे उन लोगों के लिए क्या है? कुछ नहीं। इस बजट में उस मिडिल क्लास के लिए क्या है जो घर लौटने समय ये नहीं सोचता कौन सी फिल्में देखूंगा, कौन से पकवान खाऊंगा, बल्कि वो ये सोचता है कि इस महीने में अपने बच्चों की फीस का, बिजली का बिल कैसे भरूंगा, बापूजी का इलाज कैसे करवाऊंगा। इस बजट में उन किसानों के लिए क्या है जो साल भर अपने खेतों में मेहनत करते हैं कि बिटिया का ब्याह जोरों शोरों से करवाऊंगा और पता चलता है मौसम की एक मार और सारी फसल बर्बाद होगी। तो इसी पर मैं कहना चाहूंगी कि कीमत तो बहुत बढ़ गई है शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई है शहरों में धान की, पर विदा ना हो सकी बेटी किसान की। इन लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। आप फिल्में टैक्स फ्री कर सकते हैं, परंतु आप स्टूडेंट्स की प्रतियोगी परीक्षाओं की फॉर्म की फीस नहीं माफ कर सकते। सभापति महोदय, मनरेगा जिससे लाखों मजदूरों के घरों में चूल्हा जलता है, उस मनरेगा के लिए इनके खजाने से इजाफी 1 रुपया भी नहीं निकल सका। तो कौन संतुष्ट हुआ साहब? देश का गरीब मजदूर या आपके उद्योगपति दोस्त? अरे वक्त यूं ना दीजिए कि भीख लगे, वक्त यूं ना दीजिए कि भीख लगे, बाकी जो आपको ठीक लगे। पेट्रोल, डीजल, गैस ये तो बड़ी बड़ी चीजें हैं, आटा, चावल, दूध, दही, छाछ, पनीर, सब चीज पर जीएसटी। अरे ये फिल्म में टैक्स फ्री करने वाले कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अब मुर्दे पर भी जीएसटी लगाएंगे? मिडिल क्लास का आपका कोई वास्ता नहीं है। मिडिल क्लास तो आपसे कह रहे हैं कि मोहब्बत भाईचारे के वो दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। अरे अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक, ये करो साहब, हमें पुराने दिन ही लौटा दो। धन्यवाद। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी अपनी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को संसद में बताना चाहेंगे। नजर को बदला जाए तो नज़ारे बदल जाते हैं, सोच को बदला जाए तो सितारे बदल जाते हैं, और कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं होती, केवल दिशा बदलो तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके द्वारा इस सदन को अवगत करवाना चाहूँगा कि जब हमारी सरकार आई तो हमें 403 प्रोजेक्ट 395 लाख करोड़ के बंद पड़े हुए हैं। क्या ये थे आपके अच्छे दिन? परंतु इसके अंदर मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ।
देखो पॉलिसीज के अंदर कमियां रहती है, जैसे लैंड एक्वायर किए बिना अवार्ड कर देना, फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिले नहीं, प्रोजेक्ट ऑर्डर दे दिए, प्रोजेक्ट अटक गए, कॉन्ट्रैक्टर बैठ गए, इसके कारण तकलीफें आई। मैं आपको बता दूं 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को हमने टर्मिनेट किया और उस समय के 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट कभी ना कभी आपको भी सोचना होगा। देखो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का मैं सपोर्टर हूँ, परंतु जहाँ एक भी पेड़ नहीं है, जंगल नहीं है, फिर भी कोर्ट में लिखा है तो काम बंद करो। हमें विकास भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए, पर्यावरण भी चाहिए। इसके लिए हमें सोचना होगा कि हमें कानूनों में किस प्रकार के बदलाव लाने होंगे, क्योंकि हमें कई कामों के पीछे स्टे मिल जाते हैं, जिससे हमारे 20-30,000 करोड़ का नुकसान हो जाता है। मुझे दुख होता है जो लोग मेरे पास आते हैं वो ये कहने के लिए नहीं आते कि मेरा काम करो या रोड हो, बल्कि स्टे लेकर आते हैं काम बंद करो। ऐसे कैसे विकास होगा, कैसे खर्चा कम होगा। मैं इस सदन में आपको ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हमारी सरकार के और विभाग के इंजीनियर्स और हमने बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठकर रात भर चर्चा की, जिससे हमने हिंदुस्तान के बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि करतारपुर जो पाकिस्तान में है, हमारा तीर्थ स्थल, उसको हमारे लोगों ने 4.5 महीनों में करतारपुर कॉरिडोर बनाकर भारत से जोड़ा। और इसके साथ ही हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रोड प्रोजेक्ट भारतमाला, वो भी आप बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमने ये रोड बनवाई, वो कॉरिडोर बनवाया, परंतु आपकी उस भारतमाला के मोती भी खर्च चुके हैं। कौन सी बातें कर रहे हैं आप? भारतमाला के ऊपर अपने इस वाले रोडों से बाहर निकलिए और जाकर देखकर आइए। आपकी सड़क पर हम एक बार गए थे, उसके हालात देखकर दोबारा वहां जाना। मंत्री जी को बोलने दीजिए, आप बोलिए मंत्री जी। हमारी 30% जो पॉपुलेशन है वो ग्रामीण कृषि को ट्राइबल क्षेत्र से आती है और जो रोजगार के लिए शहरों में आई है। इसलिए हमारा पहला एम्फेसिस ये है कि हम ग्रामीण कृषि और ट्राइबल क्षेत्र और 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए कैसे करेंगे। उसी के आधार पर हमने निर्णय किया। एक विनोदनीय उदाहरण है मेरे पास, जो आप आइसक्रीम खाते हैं उसको खाने का जो चमचा है वो भी चाइना से इंपोर्ट हो रहा था। तो मैंने मजाक में कहा कि हमारे देश में क्या चमचों की भी कमी है, वो भी बाहर से आ रही है। इसलिए हमने उसके ऊपर 30% ड्यूटी लगाई, जिससे उसका इंपोर्ट कम हुआ और हमारे देश में वो बनने लगे। अध्यक्ष महोदय, मेरे पास कहने को तो बहुत सी बातें हैं, परंतु मैं संक्षेप में समाप्त करना चाहूँगा। देखो, एक खादी डेनिम बनाया जाता है। मैं आपको बता दूं, जहाँ भी मुझे पत्रकार और ये सब जींस पहने हुए मिलते हैं, मैं सबसे पूछता हूँ कि आप खादी डेनिम क्यों यूज नहीं करते। एक अमेरिकन कंपनी है लॉइस, वो हमारा सारा खादी डेनिम का कपड़ा खरीद रही है और वो उनका ब्रांडिंग होकर हमारे लोग 3-4 हज़ार रुपये में खरीद रहे हैं, और वही हमारे यहाँ सिलाई करके 500-700 रुपये में तैयार होती है, पर उसको कीमत नहीं मिलती। ये मार्केटिंग के लिए भी हमें सोचना होगा। इसलिए मैंने अच्छे डिजाइनर्स के साथ बैठकर मीटिंग की और इसमें बहुत पोटेंशियल है। अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा, अगर देश के हित में आपके पास कोई आइडियाज आते हैं तो हमको ज़रूर बताएं। हम अगर वो अच्छे लगते हैं तो हम ज़रूर उनके ऊपर काम करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। आपके माध्यम से मैं भी सरकार का ध्यान कुछ मुद्दों पर आकर्षित करना चाहूंगी। जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं, सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं। वो अपना हक समझते हैं, निवाला छीन लेने को, डकैती को कुछ लोग मजदूरी समझते हैं। आपको उतनी भी अच्छा लगता है, ठीक है, हम हटा देंगे। सिंपल सी बात है, जब हमारी सरकार आएगी हम उसे हटा देंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि ये जवानों के खिलाफ है, ये युवाओं के खिलाफ है। हम इस टीम को नहीं चाहते। आप शिव जी की तस्वीर को देखेंगे। माननीय, आप ऐसे शो नहीं कर सकते फोटो संसद में। इससे ये पता चलता है कि हिंदू डर नहीं फैलाता, हिंदू हिंसा नहीं फैलाता, हिंदू नफरत नहीं फैलाता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंदुस्तान की हिस्ट्री में सिविल गवर्नमेंट को दिया है। मणिपुर को आपकी पॉलिटिक्स ने, आपकी योजनाओं ने बिल्कुल जला दिया है, और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर के थे। बताइए, ऐसा लगता है कि वो उसे हमारा स्टेट मानते ही नहीं, ना ही हमारे होम मिनिस्टर के लिए वो हमारा स्टेट है, और ना ही हमारे प्रधानमंत्री के लिए। वो इस तरह बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्या हुआ है? हमारे
क्यों नहीं लाते? हमने 33% आरक्षण दिया है। देखिए मान्यवर, आपने उस रोती महिला ने अपने कांपते हाथों से अपने बच्चे की तस्वीर दिखाई और बोली कि मेरे बच्चे को मेरी आंखों के सामने गोली मार दी गई। उसने कहा कि वो वहां से भागना नहीं चाहती, वो वहां मरना चाहती। न जाने ऐसी कितनी माओ ने अपने बच्चों को, कितने बच्चों ने अपने पिता को, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को खोया। शर्म आनी चाहिए आप सबको। और ये तब बात होती है जब एक दिन प्रधानमंत्री 8 बजे बोलते हैं फाइट क्यों नहीं हो गई है भगवान के साथ, डायरेक्ट कनेक्शन। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप प्रधानमंत्री जी प्रयोग गलत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं संसद में। आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। सर मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ, ये उन्होंने पब्लिकली बोला कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान से। और मैं तो ये सोच रही हूँ कि क्या पता भगवान ने 8 बजे मोदी जी को मैसेज किया हो, मोदी जी नोटबंदी करवा दो। डायरेक्ट ऑर्डर आया ऊपर से, नोटबंदी स्मॉल और मीडियम बिजनेसमैन की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, खत्म, उड़ा दिया। नतीजा ये है कि ये जो भी करना चाहे करें, पर हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। जॉब क्रिएशन बैकबोन इज ब्रोकन, खत्म, टाटा, गुड बाय। माननीय नेता सांसद के प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगी कि ये गलत बयानी करके सदन को गुमराह कर रहे हैं सभापति महोदय। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहती हूँ कि देश की सुरक्षा के दौरान अगर अग्निवीर का कोई जवान शहीद होता है तो 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को दी जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए संसद महोदय। उनको सच बातें सदन में कहनी चाहिए। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर। दूसरी बात देखिए, अभी हमारे विपक्ष के तमाम नेता बहुत जोश और आक्रोश से बोलते हैं कि 90 दिनों से मणिपुर चल रहा है, चर्चा नहीं होनी चाहिए। इन्हीं 90 दिनों में मान्यवर आपकी पटना में बैठक हुई और बैंगलोर में बैठक हुई, ऑल पार्टी मीटिंग थी ना विपक्ष की, क्या चर्चा हुई, कितनी बार चर्चा हुई, बहुत सी चर्चाएं की हैं। देखिए झूठ तो मत ही बोलिए, जनता जानती है, पूरा देश जानता है। जनता जानती है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहे हैं। एक वक्ता मिली, एक चर्चा मिली, सिर्फ संसद शुरू होने से पहले ये विषय आया। अब कहते हैं कि 90 दिनों से मणिपुर चल रहा है। मैं बता देता हूँ, मैं कोई संवेदना है मणिपुर के लिए? इनको तो बस मणिपुर के तवे पे अपनी राजनीति की रोटियां सेकनी है। तीसरी बात, आप गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, क्या इस तरह हटाना चाहते हैं आप गरीबी? हमें भी याद है वो वक्त जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गरीबी हटाने के बजाय देश से गरीबों को हटवा दिया था। हमें भी पता है कि इस दिल्ली में 2 दिल्ली बस्ती थी। यह भी पता है कि क्यों दिल्ली की वो बस्तियां उजाड़ी गई थी और रातों रात किसके लिए संवारी गई थी। जब वो दिल्ली की बस्तियां उजाड़ी गई तो वहां के लोगों के पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं बचे थे। और शायद उस समय दिल्ली की जनता ये कह रही होगी कि मैं समझता था कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, जिनको पत्थर से हमने बनाया सनम वो खुदा हो गए देखते देखते। चौथी बात, ये जो आपने अभी बात की है अच्छे दिनों की, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या कौन सी अच्छे दिनों की बात कर रहे हैं? क्या वो थे आपके अच्छे दिन जब आपकी सरकार ने सभी मूल अधिकार समाप्त कर दिए थे? यहाँ तक कि कोर्ट के प्रोसीडिंग में भी यह बात आई है कि आपने जीवन तक का अधिकार समाप्त कर दिया था। इसके अलावा मैं आपका ध्यान इस बात पे आकर्षित करना चाहती हूँ कि नेहरू जी के विषय में प्रख्यात शायर मजहूर सुल्तानपुरी ने ये काट के लिख दिया था कि उनकी कार्यशैली में हिटलर की झलक दिखती है। और उसके बाद सभापति महोदय वो 2 साल जेल में रहे। मैं याद दिलाना चाहती हूँ, सितंबर 1934 में नाजी पार्टी का कन्वेंशन हुआ। उस कन्वेंशन में नाजियों की प्रसिद्ध फिल्म ट्रिप फॉर द विल का मेंशन हुआ। उस मेंशन के बाद हिटलर के राइट हैंड आर्मी रेडोल्फ हंस ने ये नारा लगाया कि हिटलर इज जर्मनी एंड जर्मनी इज हिटलर। ठीक यही नारा 1976 में कांग्रेस के देवकांत बारवा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन्होंने लगाया कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। यानी सोचिए कि किन विचारों से प्रेरित थे और उस समय संविधान कितने बड़े खतरे में था। धन्यवाद। 0 आदमी
क्वेश्चन। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगी, मेरे एक हाथ में न्याय पत्र है जो हमारा है और दूसरी तरफ अन्याय पत्र है जो आपका है। सुनने की आदत नहीं है सभापति महोदय। इनसे पूछिए जो ये कहते हैं कि 70 सालों में आपने क्या किया है। तो मैं सदन में बताना चाहती हूँ सभापति महोदय कि हमसे 70 सालों का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल तक नहीं चला सकी, वो हमसे 70 सालों का हिसाब मांगती है। सभापति महोदय, इस सरकार ने नोटबंदी करवा के आम जनता की पूंजी छीन ली, टैक्स लगाकर छोटे व्यापारियों के कारोबार छीन लिए, पेपर लीक करवा करके युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए, अग्निवीर ला करके देश की जवानों की उम्मीदें छीन ली, महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले छीन लिए, बुलडोजर लगाकर लोगों की आशियाने छीन लिए और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहूंगी, जबकि आपको मालूम है कि आपकी नीतियों के चलते आज घर चलाना मुश्किल हो गया है, EMI देना मुश्किल हो गया है, यहाँ तक कि सब्जी तरकारी तेल खरीदना दुर्लभ हो गया है। ऐसे में सरकार का दिल बड़ा होना चाहिए। अरे बड़ा तो छोड़िए जनाब, यहाँ तो दिल ही नहीं। माननीय मंत्री जी सांसद के प्रश्न का उत्तर देंगे। धन्यवाद स्पीकर महोदय। जैसे कि हमारे विपक्षी नेता ने मणिपुर की बात की, मैं भी मणिपुर की घटना पर बात करना चाहूँगा। मणिपुर में जो हिंसक घटनाएं हुई वो क्यों हुई, इनसे निपटने के लिए हमने क्या किया और इसकी डिटेल में बात मैं भी करूँगा। परंतु विपक्ष की इस बात से मैं सहमत हूँ कि वहाँ हिंसा का तांडव हुआ। ये जो हिंसा का तांडव हुआ, इससे कोई सहमत नहीं हो सकता, इसका कोई समर्थन नहीं करता, हम भी नहीं करते। उनसे ज़्यादा दुख हमें है। समाज के नाते हमें शर्म आई कि ऐसी घटनाएं वहाँ हुई, परंतु इससे भी शर्मनाक ये है कि इस पर राजनीति कर रहे हैं। एक बात पूरे देश में फैलाई गई कि ये सरकार मणिपुर की घटना पर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। ये सदन भी नहीं हुआ था। मैंने से पत्र लिखकर कहा था कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, इसमें हमें समय मर्यादा नहीं चाहिए। मैं भारत सरकार की नीति बहुत स्पष्टता से इस सदन में रखना चाहता हूँ। जो आप शासन कर रहे हैं दादा, अगर आपको भाषण करना है तो बैठ 10 मिनट आप बोलो। माननीय मंत्री जी आप बोलिए। इतने सीनियर सांसद होकर बीच में टोका टोकी करना ना तो आपकी उम्र के लिए अच्छा और ना ही आपकी सीनियरिटी के लिए। अरे मंत्री जी एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं? अगर ऐसे नहीं हो रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, कई बार समझाना पड़ता है बड़ों को। आप मणिपुर की चर्चा कर रहे हैं, जरा जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी चर्चा करें। और आप उन्हीं 70 सालों की बात कर रहे हैं जिन 70 सालों में आपने धारा 370 जो कि एक टेम्पररी प्रोविजन था उसे वहां पर लागू करके रखा था। मान्यवर इसी सदन में कुछ समय पहले कुछ लोग कहते थे कि अगर धारा 370 हटाएगी तो खून की नदियां बहेगी। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरी बार प्रधानमंत्री बनकर इस सदन में आए तो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 समाप्त की और खून की नदियां तो छोड़ने किसी कल तक चलाने की मान्यवर मैं भी बताना चाहूंगा कि उसके बाद वहाँ क्या क्या बदलाव है। पत्थरबाजी शून्य होगी, आतंकवाद 92% तक कम हो गया, हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत घाटी के हर घर में तिरंगा लहराया गया। और वही लाल चौक जहाँ अगर कोई नेता तिरंगा फहराने जाता था तो उसे बड़ी सिक्योरिटी की जद्दोजहद के साथ वहां पहुंचाया जाता था और वही लाल चौक पर तिरंगा आज बड़ी शान से लहराता है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आज भी चनाब नदी पर बना और सबसे लंबी ट्रांसपोर्ट टनल पीर पंजाल में बनी और जम्मू कश्मीर निर्यात रैंकिंग में सभी यूनियन टेरिटरीज में से पहले नंबर पर आया। माननीय सदस्यगण, इस सदन की, इस सांसद की श्रेष्ठ परंपरा उच्च मर्यादा रही है, लेकिन आप जिस तरह का व्यवहार कर रहे हो, आप जिस तरह का आचरण कर रहे हो, वह हमारे लोकतंत्र को शोभा नहीं देता। माननीय देश की जनता ने हमें चुनकर इसलिए भेजा है ताकि हम उनकी भावना अभिव्यक्तियों को सामने रखें, लेकिन आप नारेबाजी करते हो, प्ले कार्ड लगाते हो। आप माननीय मंत्री जी क्या प्ले कार्ड लगाते हो? नो, ये तरीका उचित नहीं है। देश की जनता चाहती है कि सदन चले, लेकिन आप चर्चा नहीं करना चाहते हो, आप सदन को नीचे लाना चाहते हो। मैं हर मुद्दे पर बोलने के लिए आपको पर्याप्त समय दूंगा। हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, आप क्या व्यवहार कर रहे हो पूरा भारत देश आपको देख रहा है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप सदन की गरिमा और मर्यादा को बनाए रखें।
देखिए, आप गरिमा और मर्यादा की बात ना ही करें तो बेहतर है। हम सब जानते हैं आप किस पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं। सदन की कार्यवाही 1 बजे तक स्थगित की जाती है। माननीय इरफान जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ इन बड़े बड़े दावा करने वालों से कि जब 2022 में प्रधानमंत्री जी ने जो सबको पक्का मकान देने वाला वादा किया था उसका क्या हुआ? लोगों के सरों पर छत देने वाले प्रधानमंत्री जी के जुमलों से अलग उन्हें ये क्यों नहीं दिखता कि राज्यों में बैठे हुए उनके नुमाइंदे लोगों के सरों की छतें उजाड़ रहे हैं? उत्तर प्रदेश हो, असम हो, जम्मू कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो, भाजपा शासित राज्यों के बुलडोजर ना सिर्फ लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं बल्कि कुचल रहे हैं लोकतंत्र को, संविधान को, अदालतों के मेयार को। झीलों में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे। रोजगार, महंगाई, किसान मनरेगा, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, फसलों की एमएसपी की गारंटी, इनसे तो इन सब का कोई लेना देना ही नहीं है। इन्हें तो बस बड़ी बड़ी बातें करनी है, बड़ी बड़ी दावे करने हैं। इतना ही नहीं सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इनके एक मंत्री किसी गांव में जाते हैं, गांव में जाकर कहते हैं कि आओ भाइयों और बहनों, मैं आज आपकी 2 समस्याओं का समाधान करूंगा। तो गांव वाले इकट्ठे हुए, गांव वालों के इकट्ठे होते ही नेताजी कहने लगे आप मुझे अपनी 2 समस्याएं बताएं। गांव वाले कहने लगे कि हमारी पहली समस्या ये है कि हमारे गांव में हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने बात सुनते ही तुरंत अपना मोबाइल निकाला, मोबाइल निकाल कर पता नहीं क्या कुछ कहने लगे कि फलाना फलाना इस गांव में खड़ा हूँ, इस जगह पे खड़ा हूँ कि यहाँ हॉस्पिटल नहीं है, तुरंत एक हॉस्पिटल भेजा जाए। गांव वाले खुश हुए कि हमारे यहाँ 1 मिनट में हॉस्पिटल आ रहा है। फोन काटकर नेताजी कहने लगे कि गांव वालों, मैंने आपकी पहली समस्या का समाधान तो मोबाइल पर ही कर दिया है। क्या कहने लगे कि पहली समस्या का समाधान तो मैंने मोबाइल पर ही कर दिया है। तो नेताजी कहने लगे कि अब आप अपनी दूसरी समस्या बताएं। तो गांव वाले कहने लगे नेताजी हमारी दूसरी समस्या ये है कि हमारे गांव में मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं रहता। ये है इनके काम करने का तरीका, ये है इनके झूठ बोलने का तरीका। इनसे ना करो उम्मीद इतनी सादगी के साथ, ये दौर अलग है, ये लोग अलग हैं। अगर इस दौर में इनसे वफा ढूंढ रहे हो तो बड़े मैदान और जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश की किसी संसद में स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि जब जब देश की करेंसी गिरती है तब तब देश की प्रतिष्ठा गिरती है। एक तरफ कोलंबिया जैसा छोटा सा देश और उनके प्रधानमंत्री खड़े हैं जो कोलंबिया के नागरिकों के हथकड़ी और बेड़ी लगाकर लाए जाने वाले जहाज को अमेरिका बैरन वापस भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री खड़े हैं जो हथकड़ी और बेड़ी लगाए हुए लाए जाने वाले अपने बेटों के अपमान पर एक शब्द तक नहीं बोल रहे हैं। सभापति महोदय, मुझे 2 किरदार याद आ रहे हैं। एक तरफ तो निक्सन के सामने बेड़े की धमकियों के सामने लोहे की तरह इंदिरा जी खड़ी है, तो दूसरी तरफ खुद ही नमस्ते ट्रंप का नारा लगाते हुए हमारे प्रधानमंत्री खड़े हैं। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद सभापति महोदया। लहजे में बदजुबानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के वही खाते बेहिसाब बिगड़े, वही हमसे सारा आपने समय में बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। हिसाब की बात है जो आप ऐसे बोल रहे हैं। जनता हिसाब मांगती है, हम देंगे हिसाब। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन में बताना चाहूंगी कि आपको याद होगा कि बांग्लादेश वॉर के टाइम इंदिरा जी को नेता प्रतिपक्ष अटल जी ने इंदिरा जी की तारीफ करके कहा था कि हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं, तो विपक्ष को याद रखना चाहिए कि किस ढंग से मुसीबत के समय एक साथ कार्य किया जाता है। परंतु आज इंदिरा जी की आत्मा जहाँ कहीं भी होगी वो बड़ी अचंभित हो जाती होगी कि ये वही पार्टी है, ये वही परिवार है जो विदेशों में जाके अपने ही देश के बारे में बुरा बोलते हैं। तो मैं इंदिरा जी को इन्हीं शब्दों में श्रद्धांजलि देना चाहूंगी। बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल, इज्जत
गुलाब का फूल लगाते थे। चीन चीन देश का गुलाब ले गया, ताकत में वतन का लाल सो गया। वो सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद पाछे हारते रहे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो भाषण मैं सुन रहा था, मैं नहीं मानता हूँ कि कोई अज्ञात वस्तु आए। मेरी इजाजत प्रदान दीजिए। ठीक है।